जय हिंद साथियों। आज हम पॉलिटी के एक नए टॉपिक का अध्ययन करेंगे, संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। और बात रही है, कोई भी एग्जाम हो चाहिए, सरकारी नौकरी पाने के लिए पॉलिटी का तो अध्ययन करना ही पड़ेगा। और वह कोई एग्जाम नहीं जिसमें पॉलिटिकल साइंस से यानी कि संविधान से 10-15 बहुत कम में 15-20 क्वेश्चन नॉर्मल आते हैं। इसलिए संविधान सभा के टॉपिक में हम कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से छूट जाए। पूरा विस्तार से अध्ययन करेंगे हम। तो देखिए, सर्वप्रथम बात करें हम संविधान सभा की। आपको संविधान सभा पढ़ने के बाद में ये लगेगा कि कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। और प्रत्येक डाटा फैक्ट का कॉन्सेप्ट से अध्ययन करेंगे हम, हर चीज का बारीकी से जानेंगे। तो देखिए, सर्वप्रथम बात करें हम कि संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग किसने की थी। तो सर्वप्रथम मांग की थी 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो लाल बाल पाल के बारे में, जो गरम दल के या अतिवादी हुआ करते थे स्वतंत्रता आंदोलन में। तो उन्हीं बाल गंगाधर तिलक ने, जिन्हें भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है, ध्यान रखना, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। तो इन्होंने स्वराज्य बिल में सर्वप्रथम मांग की थी। स्वराज्य विधेयक में सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की थी। इसके बाद में बात करें तो 1922 में, ये तो अनौपचारिक मांग थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो उसके बाद में संविधान सभा की बात महात्मा गांधी जी ने रखी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने 1922 में, कि भारतीय लोग अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए अपने लिए एक संविधान बनाएंगे। ऐसी मांग उन्होंने अपने अखबार यंग इंडिया में रखी। ध्यान रखना, किसमें? यंग इंडिया में रखी। फिर उसके बाद में 1934 में मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा, M.N. रॉय के द्वारा, मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा मांग रखी गई 1934 में कि भारतीय लोग अपने लिए एक संविधान बनाएंगे। तो यहाँ से कई प्रश्न पुटअप हो सकते हैं, बन सकते हैं कि गांधी जी ने संविधान सभा की मांग कब रखी 1922 में, मानवेंद्र नाथ रॉय ने संविधान सभा की मांग कब रखी 1934 में। तो इस प्रकार से उसके बाद में प्रश्न ये बनता कि अंग्रेजों ने संविधान सभा बनाने की मांग पहली बार कब स्वीकार की। तो अंग्रेजों ने संविधान सभा बनाने की मांग सन 1940 में स्वीकार की। यानी संविधान सभा बनाने की मांग स्वीकार की अंग्रेजों ने सर्वप्रथम 1940 में। किस माध्यम से? अगस्त प्रस्ताव में। ध्यान रखना, अगस्त प्रस्ताव 1940 में सर्वप्रथम अंग्रेजों ने स्वीकार की कि भारतीय लोग अपने लिए संविधान बनाएंगे। लेकिन भारतीयों ने इसे भी अस्वीकार कर दिया। क्यों कर दिया? प्रश्न ये है कि इस अगस्त प्रस्ताव को, संविधान सभा बनाने की मांग को भारतीयों ने क्यों अस्वीकार कर दिया। तो अस्वीकार करने का कारण यह है, क्यों अस्वीकार कर दिया? क्योंकि अंग्रेजों ने कहा था कि संविधान सभा में कौन लोग होंगे। तो उन्होंने कहा कि मुख्यतया भारतीय होंगे। अंग्रेजों ने ये कहा। अब इसमें क्या आपत्ति है? आपत्ति ये है, मुख्यतया का मतलब ये हुआ कि उसमें अंग्रेज भी होंगे। भारतीयों को यही आपत्ति थी कि मुख्यतया क्यों, सारे ही क्यों नहीं। इस कारण से इसे भी क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। ध्यान रखना है, ऐसा प्रश्न बनेगा। फिर उसके बाद में अंग्रेज सरकार के द्वारा, क्योंकि उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था 1939 से 1945 के मध्य, तो उस वर्ल्ड वार के दौरान ब्रिटेन की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। उधर से जर्मनी का आक्रमण, इटली का आक्रमण, हंगरी का आक्रमण से तो जगह जगह ब्रिटेन को समस्या आ रही थी। और ब्रिटेन ने यह भी कहा था कि भारतीय लोग दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दें, लेकिन महात्मा गांधी के द्वारा मना कर दिया गया। तो उन्होंने 1942 में
भारतीयों को खुश करने के लिए संविधान सभा बनाने के लिए 1942 में एक प्रस्ताव रखा जिसका नाम है क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव, इसमें अंग्रेजों ने स्वीकार किया कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होगी जो भारतीयों के लिए संविधान बनाएगी। लेकिन उसमें एक और तर्क दिया अंग्रेजों ने कि क्रिप्स प्रस्ताव के द्वारा संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध के बाद होगा। तो भारतीयों ने कहा कि युद्ध के बाद क्यों, युद्ध के दौरान क्यों नहीं, इस कारण से इसे भी अस्वीकार कर दिया गया। ध्यान रखना, इसे भी भारतीयों ने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया गया। तो इसी बीच में कुछ परिस्थितियां बदली कि प्रारंभ में जो दूसरा विश्व चल रहा था उसमें मित्र राष्ट्रों की पराजय दिखाई दे रही थी, लेकिन धीरे धीरे बाद में 1945 में 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा जापान के 2 शहरों पर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने के पश्चात में मित्र राष्ट्रों की विजय हुई। लेकिन प्रारंभ में दूसरे विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की हार हो रही थी। मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन भी था। तो ब्रिटेन में जो वहां पार्टी थी, जिस पार्टी की सरकार थी वो थी कंजर्वेटिव पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी, आपको ध्यान रहे कि ब्रिटेन में 2 दलीय शासन प्रणाली है, भारत में बहुदलीय शासन प्रणाली है, चीन में 1 दलीय शासन प्रणाली है। तो ऐसे ब्रिटेन की शासन प्रणाली की बात करें तो वहां 2 दल हैं, एक कंजर्वेटिव पार्टी है और एक है लेबर पार्टी। तो कंजर्वेटिव पार्टी के पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर थे, वो थे विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल, ध्यान रखना, इस विंस्टन चर्चिल ने ही महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर कहा था। और इस विंस्टन चर्चिल ने ही जब संविधान सभा बन जाएगी बाद में, तो वहां मैं आपको याद दिलाऊंगा, इस विंस्टन चर्चिल ने ही संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई थी तो उसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। तो मुस्लिम लीग के बहिष्कार किए जाने के कारण विंस्टन चर्चिल ने एक बहुत बढ़िया कमेंट किया था, यानी स्टेट दिया था अपना। तो उसमें कहा था कि संविधान सभा ऐसा लग रहा है जैसे कि उसकी दुल्हन ही गायब है। ध्यान रखना, यह कथन किसका है, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। तो चर्चिल ने कहा था संविधान सभा के बारे में, जब मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था तो कहा था कि ऐसा लग रहा है कि संविधान सभा की उसकी दुल्हन ही गायब है मुस्लिम लीग के बहिष्कार के कारण। तो इसकी सरकार थी, तो यह असफल युद्ध में दिखाई दे रहा था। तो वहां की जनता ने फिर 1945 में चुनाव हुए तो इसे नकार दिया, यानी कि ये हार गए। और लेबर पार्टी के नेता यानी प्राइम मिनिस्टर बने क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली, इन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान ही कह दिया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम भारत को स्वतंत्रता देंगे, उनको संविधान बनाने देंगे, ऐसा कुछ कमेंट दिया था पहले ही। तो भारतीयों ने चुनाव प्रचार में इसका साथ भी दिया और इसकी सरकार बनी 1945 में क्लेमेंट एटली की। तो क्लेमेंट एटली के मंत्रिमंडल से 3 सदस्यों का एक दल आया जिसे कैबिनेट मिशन प्लान कहा जाता है। कैबिनेट मिशन प्लान कहा जाता है। 1942 में इस क्लेमेंट एटली सरकार ने अपना एक मंत्रिमंडल समूह भेजा जिसका नाम है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, इसका गठन किया। तो इस कैबिनेट मिशन के अंतर्गत 3 सदस्य थे, यानी इसमें कुल कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। तो यानी ये सभी बातें फेल हो गई इससे पहले की, और ये कैबिनेट मिशन संविधान सभा बनाने के लिए पास हो गया। तो पास हो गया, तो पास से ही ध्यान रखना, इस कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, 3 थे, PAS। तो पी से मतलब पैथिक लॉरेंस, जॉर्ज पैथिक लॉरेंस पूरा नाम है, पैथिक लॉरेंस। एक तो ये सदस्य थे, तो ये तो थे इसके स्पीकर यानी अध्यक्ष थे, ये तो थे इसके अध्यक्ष। इसके बाद दूसरे सदस्य थे एवी अलेक्जेंडर, ध्यान रखना, एवी अलेक्जेंडर, ये इसके तीसरे सदस्य थे। और तीसरे थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स। सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ध्यान रखना, वही क्रिप्स जो क्रिप्स प्रस्ताव लेकर के आए थे वही इसके सदस्य थे। तो एक अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस और 2 सदस्य एवी अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स। तो ये इससे प्रश्न बनता है कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, 3 थे। अध्यक्ष कौन था, पैथिक लॉरेंस। अन्य सदस्य कौन थे या असुमेलित कौन सा है, गलत कौन सा है, तो कुछ कमेंट्स आएंगे तो उसके माध्यम से ध्यान रखना इन सभी बातों को। अब बात करें कैबिनेट मिशन की, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका,
बाद में काम आए। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा कैबिनेट मिशन, यानी कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। तो कैबिनेट मिशन 1942, यह 24 मार्च 1942 को भारत आया। ध्यान रखना 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स। 24 मार्च 1942 को भारत आया। तो प्रश्न ये भी बनता है कई बार और एग्जाम में आया हुआ भी है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया, 24 मार्च 1942 को। इसने संविधान सभा बनाने के लिए 389 सदस्य निर्धारित किए। संविधान सभा में कितने सदस्य होंगे? 389 होंगे। अब देखो जाहिर सी बात है, एक सिंपल सा प्रश्न बनता है कि 389 क्यों, 400 क्यों नहीं कर लेते? ये कौन सा आंकड़ा हुआ 389 का? तो मैं आपको ध्यान दिला दूं कि उस समय की तत्कालीन जनगणना थी 1941 की, और उस समय युद्ध भी चल रहा था, जनगणना भी ठीक प्रकार से नहीं हुई। तो उस समय भारत की जनसंख्या थी 40 करोड़। ध्यान रखना, भारत की जनसंख्या कितनी थी? 40 करोड़। और कैबिनेट मिशन के नियम के तहत ये तय किया गया था कि 10 लाख की जनसंख्या पर, प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन होगा, चुना जाएगा, 10 लाख की जनसंख्या पर। तो इस प्रकार से 389 सदस्य निर्धारित किए गए। अब 389 में से किस किस प्रकार से, तो ध्यान रखना, आजादी से पूर्व भारत 3 प्रकार से बटा हुआ था। जैसे वर्तमान में 2 प्रकार से बटा हुआ है, एक तो राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज। तो उसी प्रकार से पहले भी भारत 3 प्रकार से बटा हुआ था। एक तो वह भारत जहां पर अंग्रेजों का सीधा शासन था, वो तो थे ब्रिटिश राज्य, ब्रिटिश प्रांत। एक वह भारत जहां पर राजा महाराजाओं का शासन था, वह था देसी भारत या देसी रियासतें। देसी रियासतें 565 देसी रियासतें थी, तो ऐसे में देसी भारत से भी आने थे। और एक वह भारत जहां पर ब्रिटिश गवर्नर का शासन होता था, वह कहलाते थे चीफ कमिश्नर क्षेत्र, चीफ कमिश्नर प्रांत। तो ब्रिटिश इस 389 में से, ध्यान रखना, इस 389 में से ब्रिटिश प्रांत से तो 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। ध्यान रखना है, निर्वाचन होना था, निर्वाचन। और इस देसी रियासत यानी राजा महाराजाओं के यहां से 93 सदस्यों का मनोनयन होना था। ध्यान रखना, ये थे मनोनीत सदस्य। और चीफ कमिश्नर क्षेत्र से 4 सदस्य, कितने सदस्य? 4 सदस्यों का निर्वाचन होना था, 4 सदस्यों का। तो देसी भारत से मनोनीत होने थे और ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नर क्षेत्र से निर्वाचित होने थे। अब ध्यान रखना कि संविधान सभा से निर्वाचित सदस्य कितने थे? प्रश्न ये बनता है, निर्वाचित सदस्य। तो संविधान सभा में निर्वाचित सदस्य थे 292 तो ब्रिटिश प्रांतों से और प्लस 4 कमिश्नर प्रांतों से, तो कुल 296 सदस्य क्या थे? निर्वाचित सदस्य थे। अब निर्वाचित के साथ साथ लगे हाथ ये भी समझ लें हम कि बहुत से लोग संविधान सभा की आलोचना भी करते हैं। आलोचना में एक बात यह भी आती है कि संविधान सभा को यह अधिकार किसने दिया कि जनता ने चुनाव में भाग लिया ही नहीं था। कि संविधान सभा का जब चुनाव हुआ, ये कह रहे हैं चुनाव चुन करके आई है, तो चुनाव में भाग लिया ही नहीं है। इस प्रकार आलोचना करते हैं कि संविधान सभा निर्वाचित सभा नहीं थी, यानी भारतीय लोगों के द्वारा निर्वाचित नहीं थी। अब जाहिर सी बात से हम इस आलोचना का भी खंडन कर सकते हैं यह तर्क दे करके, क्योंकि जो संविधान सभा में सदस्य थे वो कहीं न कहीं हर क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते थे, हर क्षेत्र से। व्यापारी भी थे, राजनेता भी थे, प्रजामंडलों से भी थे, देशी रियासतों से भी थे। तो अगर निर्वाचन भी होता तो वो ही सदस्य चुन करके आने थे, जाहिर सी बात है। तो इस कारण से ये आलोचना में भी दम नजर नहीं आता है। तो इस प्रकार से ये चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे, यही प्रश्न बनता कि कौन कौन से थे, कि इनमें से कौन सा चीफ कमिश्नर क्षेत्र नहीं है। तो नहीं है कि ऐसे प्रश्न आएंगे तो उनमें आपको ध्यान रखना है। तो इसका भी एक ट्रिक याद दिला दूं मैं आपको, ऐसे ध्यान रखना, ए बी सी और डी, ये 4 कूट के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कमिश्नरी प्रांत कौन कौन से थे। तो ए का मतलब हमारा जो राजस्थान का है अजमेर मेरवाड़ा,
अजमेर मेरवाड़ा, ये चीफ कमिश्नर क्षेत्र था। और बी का मतलब बलूचिस्तान, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान। आपको ध्यान रहे कि 14 अगस्त 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ था, तो पाकिस्तान अलग राष्ट्र बना था, तो उसी के तहत बलूचिस्तान पाकिस्तान में है वर्तमान में। सी का मतलब कुर्ग, जो वर्तमान में कर्नाटक राज्य में है, ध्यान रखना है। और डी का मतलब दिल्ली, वर्तमान का दिल्ली। तो ये 4 कमिश्नर क्षेत्र थे, यहां से एक एक सदस्यों का निर्वाचन होना था। तो इस प्रकार जुलाई 1946 में, ध्यान रखना, जुलाई 1946 में संविधान सभा का निर्वाचन हुए, यानी चुनाव हुआ, निर्वाचन हुआ। उस निर्वाचन में हम बड़ी 2 पार्टियों की बात करें तो कांग्रेस को, ध्यान रखना, उस समय कांग्रेस बड़ी पार्टी थी, तो कांग्रेस को कुल 208 सीटों पर विजय प्राप्त हुई। 208 सीटें प्राप्त हुई किसको? कांग्रेस को। दूसरी बड़ी पार्टी थी मुस्लिम लीग, ध्यान रखना, मुस्लिम लीग, जिसके अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना थे। मुस्लिम लीग, इसको 73 स्थानों पर विजय प्राप्त हुई। इस प्रकार से लगे हाथ हम ये भी जान लेते हैं कि जो 389 सीटों पर चुनाव हुए उसमें 208 सीटों पर तो विजय कांग्रेस को मिली और मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली। इस संविधान सभा में कई बार प्रश्न ऐसे बनते हैं कि कुल कितने सदस्य थे, तो हम बताएंगे 389। कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? 208, मुस्लिम लीग को 73। और कुल महिला सदस्य कितनी थी? कुल महिला सदस्य कितनी थी? तो कुल महिला सदस्य थी 15। ध्यान रखना है, कुल महिलाएं संविधान सभा में कितनी थी? 15 महिलाएं थी। अब यहां से प्रश्न बनता है कि राजस्थान से कितने थे? राजस्थान से कितने सदस्य थे संविधान सभा में? तो राजस्थान से कुल 15 सदस्य थे। आपको किताबों में कहीं कहीं 12, कहीं कहीं 14 ऐसे भी मिलेंगे आपको। तो ध्यान रखना, राजस्थान 2 भागों में बटा हुआ था। एक तो देशी रियासत भारत था और एक कमिश्नर प्रांत भी था, अजमेर मेरवाड़ा। तो ध्यान रखना, अजमेर मेरवाड़ा से, कहां से? अजमेर मेरवाड़ा से जो निर्वाचन होकर आए थे वो थे मुकुट बिहारी लाल भार्गव, ये अजमेर मेरवाड़ा से थे। तो ध्यान रखना, 14 जो बाकी 14 बचे उनमें से भी 2 प्रकार से आए थे। एक तो प्रजामंडलों से, जो प्रजामंडल आंदोलन चल रही था, आपको पता होना चाहिए कि बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना, मारवाड़ प्रजामंडल की, मेवाड़ प्रजामंडल की, तो इनसे भी थे। जैसे जयनारायण व्यास है, माणिक्यलाल वर्मा है, ये प्रजामंडलों से थे। और राजा महाराजाओं से थे, जैसे खेतड़ी से सरदार सिंह थे, दलेल सिंह थे, ये राजा महाराजाओं से थे। तो राजस्थान के कुल संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 15 सदस्य थे, ध्यान रखना है। अब एक प्रश्न यहां से भी फिर पुटअप होता है कि जो 9 महिलाएं थी, नहीं सॉरी, जो कुल 15 महिलाएं थी, तो संविधान सभा की जब पहली बैठक होती है, यानी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। तो 9 दिसंबर 1946 को यहां से 2-3 प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न तो ये कि इस बैठक में कुल कितने सदस्य भाग लिए? 207 सदस्यों ने इसमें भाग लिया। ध्यान रखना है, पहली बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया? 207 सदस्यों ने भाग लिया। एक प्रश्न यह बनता है कि कुल 15 महिला थी, तो इन 15 महिलाओं में से पहली बैठक में, ध्यान रखना, पहली बैठक विशेष इंपोर्टेंट रखती है कि पहली बैठक में कुल कितनी महिला सदस्यों ने भाग लिया? ध्यान रखना, 9 महिला सदस्यों ने भाग लिया था। पहली बैठक में कुल कितनी महिला सदस्य थी? 9 महिला सदस्य थी। अब प्रश्न यह बनता है कि 389 सदस्यों में से, क्योंकि संविधान बना रहे हैं भारतीय लोग अपने लिए, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि अपना काम कर रहे हैं, रुचि लेकर कर रहे हैं, तो ऐसे में सारे सदस्य प्रेजेंट क्यों नहीं? 207 ही क्यों? तो ध्यान रखना, तो मैं आपको यह बता दूं कि 207 इसलिए क्योंकि मुस्लिम लीग ने क्या किया था? बहिष्कार किया था, जिसका हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि मुस्लिम लीग के बहिष्कार करने पर ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री चर्चिल ने क्या कहा था कि संविधान सभा ऐसा लग रहा है जैसे बिना दुल्हन के विवाह, ऐसा कहा था, जिसकी दुल्हन ही गायब है। तो ऐसे में मुस्लिम लीग के सदस्य 73 ये बाहर हो गए। तो ऐसे में आप
यह भी सवाल कर सकते हैं कि 389 में से जब 73 घटा देंगे तो 316 सदस्य बचते हैं, तो 316 क्यों नहीं। तो मैं आपको यह बता दूं, क्लियर कर दूं कि जो देसी भारत था उसने अभी तक तय ही नहीं किया था कि हमें भेजना है नहीं भेजना है अपने सदस्यों को। क्यों? क्योंकि उनका क्या होना है, मनोनयन होना है। इस कारण से बहुत सी देसी रियासतों के सदस्य भी उसमें नहीं आए। और ये कतई मैं नहीं कह रहा हूं कि 73 सदस्य सभी ने ही बहिष्कार किया था बैठकों का, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आपको याद दिला दूं मैं कि प्रारूप समिति का निर्माण, प्रारूप जो बनाया था BN राव ने, उस समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया था। उसमें कुल 7 सदस्य थे, तो उनमें से एक सदस्य मुस्लिम लीग का भी था, ध्यान रखना, जिसका नाम था मोहम्मद सादुल्ला। मोहम्मद सादुल्ला ये मुस्लिम लीग के सदस्य थे, ध्यान रखना है। तो इसका कतई ये मतलब नहीं है कि मुस्लिम लीग बहिष्कार कर रही है तो इसका मतलब सभी लोग बहिष्कार कर रहे हैं। तो मोहम्मद सादुल्ला इसका उदाहरण है, जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे, जो संविधान सभा की बैठकों में भाग ले रहे थे। तो क्लियर हो गया होगा कि 207 क्यों है, ये कारण है। एक तो देसी रियासतों ने तय नहीं किया था कि हमें कहाँ जाना है, और एक मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। इस प्रकार से, और बाकी दूसरी बैठक कब होगी, तीसरी बैठक में क्या होगा, किस प्रकार कानून बनेगा, किस प्रकार से संविधान कैसे बनेगा, इसके ऊपर कौन कौन सी आलोचनाएं होती हैं, ऐसे बहुत से सैकड़ों प्रश्नों का हम इसके नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।